नमस्कार, सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स पर आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर हम आजकल बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 1 CBCS से एजुकेशन की पुस्तक शिक्षा की मूलभूत संकल्पना एवं विचार को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम यूनिट 1 से चैप्टर 3 का सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे। चैप्टर 3 का टाइटल है शिक्षा का ज्ञान मीमांसी आधार, ज्ञान, विश्वास, जांच और तर्क। पिछले वीडियो में हम ज्ञान निर्माण की अवस्थाओं पर थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि ज्ञान निर्माण की क्या क्या अवस्थाएं हैं। साथ ही हमने डिस्कस किया था कि प्लेटो के अकॉर्डिंग न्याय संगत सही विश्वास ही ज्ञान है और इसीलिए विश्वास, तथ्य और सत्यता, ये तीन अवस्थाएं ज्ञान के निर्माण यानी नॉलेज के क्रिएशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो विश्वास हमारी मानसिक अवस्थाएं होती हैं। अगर हम किसी विषय के संदर्भ में कोई खास विश्वास नहीं रखते हैं तो हाँ, ये माना जाएगा कि हमें उस चीज़ के बारे में कोई ज्ञान भी नहीं है। यानी अगर हम ये कहें कि हमें इस चीज़ का ज्ञान है लेकिन हम इसमें विश्वास नहीं रखते, तो ऐसा कहना कि हम जिस चीज़ को कह रहे हैं, बता रहे हैं और खुद उस पे विश्वास नहीं रख रहे हैं, तो ये ज्ञान के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। जो हम कह रहे हैं, अगर हम उसी पे विश्वास करते हैं तो ये माना जाएगा कि विश्वास के थ्रू वो ज्ञान है हमारे अंदर। जैसे उदाहरण के लिए, आकाश में घने बादल को देखकर किसान कहता है कि बारिश होगी। क्यों? क्योंकि बादलों को देखकर किसान को ये विश्वास होता है कि जब बादल आते हैं तो बारिश होती है। यानी किसान का जो विश्वास है वो बादलों में है कि जब काले बादल दिखाई देते हैं तो बारिश होती है। लेकिन वो बादलों को देखकर ये कहे कि बारिश होगी, लेकिन वो साथ में ये कहे कि मुझे इस बात में विश्वास नहीं है कि बादलों को देखकर ही बारिश होती है, तो फिर हम ये कहेंगे कि किसान को ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, उसका कोई विश्वास नहीं है और उसके आधार पे वो जो बात कह रहा होगा हम उसकी बात का उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं करेंगे और हम ये नहीं मानेंगे कि उसे इस बात का ज्ञान है कि बारिश और बादलों का कोई संबंध है और बारिश कब होती है। आगे अगर हम देखें कि विश्वास, ये ज्यादातर जो विश्वास हैं या प्रतीतियां हैं, ये व्यक्ति की अपनी जो पृष्ठभूमि होती है, वो जिस भी बैकग्राउंड से होता है वहां से उसके अंदर विकसित होती हैं। तो चाहे किसान का जो कॉन्टेक्स्ट है वो बादलों को देखने का अगर कॉन्टेक्स्ट है, उसी तरह से हमारे बहुत सारे सामाजिक विश्वास होते हैं। कई तरह के ट्रेडिशनल थॉट हमारे पास पाए जाते हैं। वो सारे जो विश्वास हैं, जिन चीज़ों में हम विश्वास रखते हैं, वो सारे विश्वास हमारी बैकग्राउंड के कारण हमारे पास आते हैं और वो हमारे ज्ञान का एक हिस्सा बनते हैं। तो यानी हमारे पास जो ज्ञान है उसकी एक शर्त ये है कि जो भी हम कह रहे हैं या हम मान रहे हैं उस पर हम विश्वास करते हैं। दूसरा पॉइंट है तथ्य। अब जो ज्ञान है वो तथ्य भी होना चाहिए। रेसेल के अनुसार तथ्य वो सारी चीजें जो दुनिया में विद्यमान है वो तथ्य कहलाती हैं। जैसे पहाड़ों का एक अस्तित्व है तो वो एक तथ्य है। अगर हम ये कह रहे हैं कि पहाड़ों का एक अस्तित्व है तो ये कथन भी अपने आप में एक तथ्य है। इसलिए तथ्य एक ऐसा कथन होता है जो वास्तविकता के अनुकूल होता है, यानी जो वास्तविक हैं चीजें उनके अनुसार होता है, या जिसे हम साक्ष्य के प्रयोग से साबित कर सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। पहाड़, जैसे किसी पहाड़ के बारे में बात कर रहे हैं, हिमालय, तो हिमालय पहाड़ जो है वो भारत में पाए जाते हैं, तो ये एक तथ्य है और इस तथ्य को आप वहां जाकर साबित कर सकते हैं कि पहाड़ एग्जिस्ट करते हैं, हिमालय पहाड़ एग्जिस्ट करता है और वो भारत में ही एग्जिस्ट करता है। तथ्य की सच्चाई को परखने के लिए हमेशा प्रमाण प्रस्तुत किए जाते हैं, यानी जो भी फैक्ट है वो फैक्ट कहीं ना कहीं एविडेंस के थ्रू प्रमाणित किए जा सकते हैं, उनको प्रूव किया जा सकता है। इसके बाद तीसरी जो अवस्था है वो सत्यता की है, यानी ट्रूथफुलनेस की है। हमारा मन हमारे चारों ओर के संसार से जोड़कर ज्ञान का जो निर्माण करता है वो सत्य होना चाहिए। कभी भी हमारे जो विश्वास हैं अगर वो असत्य विश्वास हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें उस
चीज का ज्ञान है। कहने का मीनिंग ये है कि जब हम जो कह रहे हैं उस पे विश्वास ही नहीं कर रहे होते, तो ये स्थिति ज्ञान की स्थिति नहीं बल्कि भ्रम की स्थिति होती है। तो हम अगर किसी चीज पे विश्वास कर रहे हैं और उसकी सत्यता को लेके आश्वस्त नहीं है, कि हम कह तो रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है कि ये ठीक है या नहीं है, तो ऐसी स्थिति भ्रम की स्थिति होती है। ऐसी स्थिति ज्ञान की स्थिति नहीं होती। इस प्रकार यदि कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो हम कह सकते हैं कि वह सत्य विश्वासों के समूह में इजाफा करता है, यानी उसके जो विश्वास हैं उस उन विश्वासों में जो सत्य विश्वास है वो लगातार बढ़ते हैं और वो ज्ञानी बनता जाता है। साथ ही साथ जब हम ज्ञानी बनते जाते हैं, हमारे ज्ञान में विस्तार होता जाता है, तो ऐसी चीजें जो असत्य है, जो हमारे भ्रम है, उनमें लगातार कमी होती जाती है। जॉन हस्पर्स के अनुसार सत्य ज्ञान होने की शर्त है, यानी कि अगर आपको कोई किसी चीज का ज्ञान है तो वो ज्ञान सत्य होना चाहिए। आप कहते हैं कि पी वस्तु है तो पी सत्य होनी चाहिए, वो ट्रुथ होना चाहिए। ज्ञान की वस्तुनिष्ठ अनिवार्यता, वस्तुनिष्ठ होता है ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव जो रियलिटी है वो ज्ञान की रियलिटी है कि वो सत्य होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, हमारा उस पर विश्वास होना चाहिए। तभी हम किसी भी चीज को कह सकते हैं कि ये हमारे ज्ञान के अंतर्गत आता है, कि वो सच है और हम उस पर विश्वास करते हैं। हम इसमें से कोई भी एक भी शर्त अगर हम पूरा नहीं कर रहे हैं, कि हम ऐसी चीज है जिसको हम विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन वो सत्य नहीं है, या सत्य तो है लेकिन उस पे हम विश्वास नहीं करते, तो इन दोनों को ही अगर हम किसी एक चीज को किसी भी समय पर नकार रहे हैं तो वो हमारी ज्ञान की जो शर्त है उनको पूरा नहीं करते। इसके आगे जो बात है वो ये बात है कि ये विश्वास उचित विधियों से विकसित होने चाहिए। यानी कि अगर ये जो विश्वास है ये ऐसा ही नहीं कि किसी ने कह दिया, किसी भी आधार पर हमने विकसित कर लिया और हमने विश्वास मान लिया, हमने चीजों को मान लिया कि हाँ ये चीज सच है और हम इस पे विश्वास करते हैं, बल्कि ये विश्वास जो है वो विकसित होंगे साक्ष्य से या तर्क से। यानी कोई एविडेंस होगा या कोई ना कोई आपके पास जो है तर्क होगा, कोई लॉजिक होगा, तभी आप ये कह पाएंगे कि जो ज्ञान आपके पास है वो ज्ञान सत्यता पर आधारित है, उस पर हम विश्वास करते हैं और ये विश्वास हमने किसी एविडेंस या किसी लॉजिक के थ्रू हम उस तक पहुंचे हैं। ओके, अब अगर हम अगले जो विषय है उस पे आते हैं कि ये जो ज्ञान हम हमारे पास आता है इसके क्या स्रोत होते हैं या इसके क्या तरीके होते हैं। तो नीचे हम देख सकते हैं कि ज्ञान स्रोत की जो विधियां हैं, उन विधियों को अगर हम देखें तो अंतर्बुद्धि द्वारा ज्ञान, तर्क द्वारा ज्ञान, प्राधिकरण द्वारा ज्ञान, दृढ़ आग्रह द्वारा ज्ञान, आस्थाओं द्वारा ज्ञान, प्रकटीकरण द्वारा ज्ञान और अनुभव द्वारा ज्ञान। तो हमारे पास जो ज्ञान के बहुत सारे जो स्रोत हैं वो स्रोत कहीं ना कहीं ये सारे स्रोत हैं, इनके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। जब हम बात कहते हैं अंतर्बुद्धि द्वारा ज्ञान, यानी इंट्यूशन से जो ज्ञान आता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ही लॉजिकल तरीके से ये ज्ञान आता हो, बल्कि एक मानसिक अनुभव होता है जो व्यक्तिगत होता है। कोई भी व्यक्ति को इंट्यूशन होती है कि ऐसा होगा, तो इस इंट्यूशन के थ्रू फिर वो डिक्लेयर करते हैं कि हाँ ऐसा ऐसी चीजें होंगी। तो इसीलिए क्योंकि ये व्यक्तिगत होता है तो कई बार हमें सावधानियों की जरूरत पड़ती है। और हम ये भी देखते हैं कि दो अलग अलग व्यक्तियों का जो इंट्यूशन है किसी एक चीज को लेके वो भिन्न हो सकता है। जैसे अगर अगले दिन का के मौसम का अनुमान लगाता है तो एक व्यक्ति कह सकता है कि बादलों को देखकर लग रहा है कि बारिश होगी, जबकि कोई दूसरा व्यक्ति ये कह सकता है कि नहीं ये बादल इतने काले नहीं है जितने काले होने से बारिश होती है। तो दोनों का इंट्यूशन जो है मौसम के बारे में डिफरेंट हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि उनमें से कोई एक गलत हो जाए या दोनों ही लोग जो है जिस तरह का आभास कर रहे हैं या जिस तरह का अनुमान लगा रहे हैं ये अलग अलग परिस्थितियों में लगा रहे हैं, तो दोनों अलग अलग परिस्थितियों में उनकी जो कही गई बात है वो ठीक भी हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि इंट्यूशन से जो ज्ञान आता है वो क्या की व्याख्या करता है, पर किस प्रकार है इसकी पूरी व्याख्या वो नहीं कर पाता। यानी कि जो क्या होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, अब वो क्यों होगी, कितनी होगी, किस किस आधार पर हम ये बातें कह रहे हैं, तो उस लॉजिक को इंट्यूशन डिफाइन नहीं कर पाता है।
माना जाता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत जैसे वैज्ञानिक खोज उनकी अंतर्बुद्धि थी, जो कालांतर में सत्य के रूप में स्थापित हुई। आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है, जो वस्तुओं को पानी पे तैरने और डूबने से संबंधित है, तो वो पहले उन्होंने इंट्यूशन से निकाला था, जो बाद में साइंस ने प्रूव किया कि एक इम्पॉर्टेंट उनकी जो है खोज है। तो अतः हम कह सकते हैं कि अंतर्बुद्धि ज्ञानार्जन की एक विधि है। दूसरी विधि देखें कि ज्ञान प्राप्त कैसे होता है, लॉजिक से होता है। लॉजिकली हम किसी कंक्लूजन पर जब पहुंचते हैं तो हम कहते हैं कि हमें उस चीज के बारे में, उसकी सत्यता के बारे में पता लग गया, तो हम ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो तर्क प्राप्त करने के दो तरीके हैं, आगमनात्मक है, दूसरा है निगमनात्मक है। पीछे भी हमने इसके बारे में पढ़ा था कि इंडक्टिव मेथड्स क्या होते हैं, डिडक्टिव मेथड्स क्या होते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। दोनों प्रकार के तर्क में ज्ञान तर्क एवं विवेचन द्वारा प्राप्त होता है। यानी आप एक विश्लेषण करते हैं, दो चार जो आपके पास एग्जाम्पल्स हैं उनके आधार पर आप निष्कर्ष निकालते हैं। तो निगमनात्मक विवेचना में निष्कर्ष या परिणाम एक परंपरा का अनुकरण करते हैं। यदि वह परंपरा अथवा पूर्व से चली आ रही परिपाटी सत्य है तो निष्कर्ष भी सत्य माना जाता है। जैसे हमने बात की थी कि मैथमेटिकल जो पहले आप जब जो अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज सच्ची है या ये चीज सत्य है, ये माना जाता है कि ये सत्य है, तो उसके बाद फिर जो भी डिडक्शंस हम निकालते हैं वो सारी डिडक्शंस सही होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे तेज धूप है और गर्मी है, तेज धूप है इसलिए गर्मी होगी ही। आगमनात्मक इसके विपरीत अगर हम देखें कि आगमनात्मक जो तर्क है उसमें परिपाटी निष्कर्षों के लिए साक्ष्यों को प्रदान करती है। तो यानी जो इंडक्टिव है, उस इंडक्टिव मेथड के अंदर हम तीन चार तरह के एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो तीन चार तरह के एग्जाम्पल लिए और उन एग्जाम्पल्स के आधार पर, जैसे लोहा विद्युत का सुचालक है, तांबा विद्युत का सुचालक है, एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है, तो तीन एग्जाम्पल हमने लिए। इन तीन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम ये बात कह रहे हैं कि जो धातुएं हैं वो विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत के सुचालक होने के लिए ये तीन जो एग्जाम्पल थे, हमने इन तीनों से एग्जाम्पल्स को लिया, इसीलिए वो कहा जा रहा है कि निष्कर्ष के लिए हम साक्ष्यों को कहीं ना कहीं प्रदान करते हैं और उसके बाद हम कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन तो था लेकिन उस कंक्लूजन के लिए हमने एग्जाम्पल्स निकाले हैं। साइंस का जो मेथड है वो मेथड इंडक्टिव मेथड है, और मैथमेटिकल जो नॉलेज है, बहुत सारी जो मैथमेटिकल आपकी नॉलेज है, वो मैथमेटिकल नॉलेज आई है आपकी निगमनात्मक जो तरीका है, यानी जिसमें डिड्यूस किया जाता है। और साइंस की जो ज्यादातर चीजें हैं वो आगमनात्मक जो परिपाटी है उससे वो ज्ञान आया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ज्ञान तर्क के द्वारा भी आता है, और वो तर्क, वो जो लॉजिक है वो डिडक्टिव हो सकता है या इंडक्टिव हो सकता है। इससे आगे चले, दृढ़ आग्रह द्वारा ज्ञान, जब लगातार जो है कोई व्यक्ति आपको कन्विंस करने की कोशिश करता है और लगातार लगातार उस तरह की चीजें आपके सामने पेश की जाती हैं, वो दृढ़ आग्रह पेश किए जाते हैं, तो भी वो ज्ञान का स्रोत बनते हैं। इसीलिए इसे कहा गया है कि यह एक मनोवैज्ञानिक संदर्भ है। उत्पादों के विज्ञापन, राजनीतिक दलों के नारे या किसी भी घटना के विषय में कोई अफवाह, या मीडिया कई बार प्रोपेगेंडा बार बार किसी चीज को दिखाता है, उससे भी ज्ञान प्राप्त होता है। हालांकि इसकी वैधता बहुत संदिग्ध होती है, पर फिर भी ये जो है लोगों में आज के समय पे हम देखते हैं कि ये काफी लोकप्रिय तरीका है जिससे लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। आस्थाओं द्वारा ज्ञान या रीति रिवाजों और परंपराओं द्वारा जो ज्ञान है, कस्टम्स और ट्रेडिशंस हमारे ज्ञान का बहुत समृद्ध स्रोत है। और हम जो कपड़े पहनते हैं, जो वस्त्र पहनते हैं, भोजन करते हैं, जो सांस्कृतिक रीति रिवाज हैं, वो सारे हमें कस्टम्स और ट्रेडिशंस से मिले हैं। तो हम पीढ़ियों से जो प्राप्त जो विश्वास है, जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलते रहते हैं, वो भी हमारी ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा, बड़ा स्रोत जो है कहीं ना कहीं वो है। तो इस प्रकार इन्हें भी हम ज्ञानार्जन के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रकटीकरण द्वारा ज्ञान, रेवलेशन द्वारा ज्ञान। अब ये जो ज्ञान है ये कई बार जैसे होता है कि किसी व्यक्ति के सोचने, किसी ने सपने में कोई चीज देखी, किसी को लगता है कि भगवान ने साक्षात रूप से उसे ये बात कही है, या किसी भी एक रेवल्यूशन के थ्रू जो आपके पास ज्ञान आया है,
कई बार जो रिलीजन से रिलेटेड जो ज्ञान है वो ज्ञान रेवल्यूशन के अंतर्गत ही आता है, तो तात्कालिक रूप से इससे हमारा एक दृष्टिकोण भी बनता है, परंतु ऐसे ज्ञान की वैधता की निश्चितता नहीं होती, उसे प्रमाणिक भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी स्वीकार तो किया ही जाता है और तात्कालिक रूप से ये ज्ञान का माध्यम भी बन जाता है। इसीलिए सारे रिलीजियस बहुत तरह की जो रिलीजियस नॉलेज है जो कि रेवोल्यूशन से आई है, लेकिन उसको हम मानते हैं और वो ज्ञान का माध्यम है। लास्ट जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे, अनुभव द्वारा ज्ञान, यानी नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस। जीवन काल में प्राप्त अनुभव एक ज्ञान समूह के रूप में संचित होते जाते हैं और व्यक्तियों की जीवन संबंधी समस्याओं को हल करने में सहायता करते हैं। एक्सपीरियंसेस दोनों हो सकते हैं, हम यहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस बोल रहे हैं वो एक्सपीरियंसेस इंडिविजुअल के हो सकते हैं या फिर वो सोसाइटी के लेवल पर भी हो सकते हैं। तो ये दोनों चीजें देखी जाएंगी। एक्सपीरियंस का मतलब यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि एक व्यक्ति के एक्सपीरियंसेस, बल्कि एक सोसाइटी के भी जो एक्सपीरियंसेस हैं हम उनको जोड़कर यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राय ऐसे अनुभव प्राय व्यक्तियों के होते हैं और जब इसे अनुभवजन्य ज्ञान को प्रयोग किया जाता है, इसको वैध, पुनर्वैध या परीक्षण आदि से गुजारा जाता है, तो ये समष्टिगत स्वभाव के बन जाते हैं, यानी कि ये इस तरह के बन जाते हैं कि सब लोग इनको मानते हैं, सब लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सभ्यता विकास के चरण में जब खानाबदोश लोगों ने पहले पहले फल खाया होगा तो उनका जो व्यक्तिगत अनुभव रहा होगा वो आज के अनुसार नहीं होगा। यानी आज हम फलों के सारे गुण जानते हैं, कौन सा विटामिन है, कौन सा क्या चीज इसके अंदर पाई जाती है, लेकिन आज जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं शुरू जो एक्सपीरियंस है उन एक्सपीरियंसेस से शुरू हुई होगी और फिर उसको हमने धीरे धीरे वैज्ञानिक जांच पड़ताल की है, उसको देखा है, सूंघा है, स्पर्श किया है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए हैं और तब हमने ये स्वीकार किया है कि ये फल खाने लायक है, इस फल में इस तरह की के गुण पाए जाते हैं जबकि दूसरे फल में दूसरे तरह के गुण पाए जा सकते हैं। अब अगर हम देखें कि अनुभवजन्य ज्ञान जो है उस ज्ञान को प्राय सर्वोत्तम ज्ञान माना गया है, क्योंकि इसमें परीक्षण करने, यानी आप उसको दोबारा से जांच सकते हैं, जांच करने, अवलोकन करने, ऑब्जर्व करने, प्रयोग करने, उस पर एक्सपेरिमेंट करने जैसे तत्व शामिल है और परीक्षण में यदि त्रुटि निकलती है तो ज्ञान की वैधता को नकारा भी जा सकता है। अतः अनुभवजन्य ज्ञान को ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकारा गया है। तो हमने आज जो बात की वो ज्ञान की अवस्थाओं के बारे में बात की और फिर दूसरी जो हमने बात की वो ज्ञान के जो डिफरेंट स्रोत हैं कि ज्ञान हमारे पास किन किन स्रोतों से पहुंचता है, इस पे हमने डिस्कशन की। इस प्रकार हमारा जो सेकंड ये जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया और हमने यूनिट 1 के 4 में से 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, सोशल साइंस ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।